हमारे वालिद साहब जो थे वो शायर थे, हमें तो मालूम नहीं था कि वो शायर हैं। तो बचपन में मैं लिखता था फिल्मी गाने, क्योंकि हम फिल्में देखते थे चोरी छुपे। और तो एक दिन मेरी वालदा ने मेरे सराहने के नीचे पड़े हुए थे कुछ गाने से, तो उन्होंने कहा भाई तेरा बाप तो शायर है, तो तू अगर शायरी वारी करते हो तो उनको दिखाओ। मैंने कहा ये क्या बात हुई, हमें तो शायरी का पता ही नहीं था कुछ। तो वहाँ से थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे वालिद बहुत क्या उसे कहते हैं ना, खामोश तबाक थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे, बहुत कम और बहुत धीमे लहजे में बात करते थे। और जाहिर है मैं तो ग्रोइंग बच्चा ही था। बाकी उनकी जो शफ़क़त मोहब्बत वो तो हर बाप को होती है अपने बेटों से और बच्चों से। तो मुझे याद है कि मैं सुबह वो मेरे सराहने के नज़दीक, सराहने पे वो मोतिये के फूल रखते थे, तो उनकी खुशबू जो थी वो फूलों की, वो मुझे जगाती थी। तो मेरी पेशानी पे वो बोसा देते और मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आती कि मैं दिन हो गया भाई, शुरू हो गया। तो वो तो एक वार्मथ है जिसे कहते हैं पैटर्नल वार्मथ, यानी मोहब्बत और वार्मथ, वो तो सारी उम्र हमारे साथ उन्होंने की। बाकी जो है वो ये जो क्लासिकल शायरी है या जिसे ट्रेडिशनल पोइट्री कहते हैं, या उर्दू ज़बान की, उर्दू फ़ारसी की, उसकी उसमें उनसे कोशिश करता था इस्लाह लेने की। वो मुझे इस्लाह वगैरह तो देते नहीं थे, लेकिन ऐसे ही बातों बातों में बात कर देते थे। तो मुझे बहुत, यानी कम उम्री में, मेरा ख्याल है मैं फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में हूँगा, कि मुझे वो सारी रवायती शायरी का के जो असरार व रमूज़ होते हैं, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी, मतलब उसके जो मतलब क्या उसे कहते हैं, महासने, हुस्न महासन और क्या फ़नी महासन जो है वो मुझे समझ में थे। मुझे मालूम था कि भाई इताए जली क्या होती है, इताए खफ़ी क्या होती है, और फ़लाँ शेर कैसा है और फ़लाँ शेर कैसा है। और मेरी वालदा को तो बहुत अशार याद थे, बहुत ज़्यादा, तो उनसे भी मैं शेर सुनता रहता था और वो बहुत अच्छे तरीके से उन अशार की को इंटरप्रेट भी करते थे। तो लेकिन जब मैं फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज में ये था कि जदीदियत का बड़ा वो था, शोर शराबा था बहुत। तो मेरे जो सीनियर दोस्त थे, राहत नसीम मलिक और महमूद शाम भी था, तो वो बड़ी जदीद और शायरी करते थे और उसके बारे में बहसें करते रहते थे। तो मैं भी फिर जदीद शायरी में थोड़ा सा सोचा कि ये क्या है। तो उसमें जब पूरी तरीके से ना रवायत को रद्द किया गया जा रहा था जदीद शायरी में, 60s की बात, जब कॉलेज में पढ़ता था, तो वो बिल्कुल मैंने तो रवायती शायरी और ये जो क्लासिक्स वगैरह को टोटली रिजेक्टेड। वो तो बहुत बाद में मुझे समझ में आई कि ये क्लासिक्स जो हैं क्या है, मतलब गालिब, मीर, इनको मैंने जब दोबारा पढ़ा तो फिर उसमें मुझे बहुत हेल्प किया मेरे वालिद साहब ने, जो मुझे एक किस्म की एजुकेशन तो नहीं, मतलब जिस तरह शऊर दिया क्लासिकी शायरी के बारे में, तो वो मुझे बहुत काम आई चीज़। वो मेरे लिए बहुत आसान सा हो गया, क्लासिक लहजा या वो क्या है, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो एक इंटेलेक्चुअल, या जिसे आप कहें कि एक पोएटिक हेरिटेज भी है, और बाकी तो फिर वो जो बाप की मोहब्बत होती है वो वैसे मौजूद है। उनकी एक बहुत सूफिक जिसे कहते हैं, या एक स्पिरिचुअल जो थी शख्सियत, उसने भी मुझे काफ़ी मुतासर किया। वो कोई मजहबी आदमी नहीं थे, हालांकि बहुत सी नातें लिखी उन्होंने आखिरी उम्र में,
लेकिन उन्होंने कभी मुझे ज़ोर नहीं दिया मज़हब पे कि भाई ये करो तो नमाज़ पढ़ो तो उठो तो मस्जिद में जाओ। वो ख़ुद भी मस्जिद में तो नहीं जाते थे, वो अकेले ही अपना घर में ही नमाज़ पढ़ते थे। तो वो ज़ाहिर है बहुत असर तो होता है वालिद का। लेकिन फिर वालिद से बगावत भी है, जो वो जदीद शायरी शुरू हुई है तो पूरे बगावत, तो उसमें एक मजाक भी है कि वो उनकी कोई किताब थी जिसका नाम कोई था, यानी पुराने स्टाइल में, तो वो ये बैठे हुए थे अल्ताफ़ कुरैशी साहब भी, उस ज़माने में वो डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट वगैरह शुरू हुआ था, और लोग भी बैठे हुए थे जो भी उस ज़माने में थे, हमीद अहमद ख़ान साहब या इस तरह के लोग। तो मैंने कहा ये क्या फरसूदा सा नाम आपने रखा है, उन सब के सामने मैं ये कह रहा, और ये और वो फलां। तो उन्होंने कहा भाई तुम कोई अच्छा सा नाम रख लो, बता दो मुझे। तो वो अल्ताफ़ कुरैशी साहब कहने लगे तो फिर दरख्त, आंगन में दरख्त रख लेते हैं नाम, इस तरह का वो मुझे तंज फरमाई उन्होंने। तो वो भी था, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल होता है वैसे भी कि जो बेटा जो होता है वो बाप की या तो उसकी नकल करता है बहुत, और या फिर उसके अगेंस्ट जाता है अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के चक्कर में। मतलब अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब जो थे वो हर दिल अजीज़ थे, बहुत ही प्यारे बंदे थे, बहुत। और मेरा उनसे तारुफ बीए की क्लास में हुआ था, बीए लिटरेचर की क्लास में। तो वो जब आए भट्ट साहब तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों से तारुफ वारुफ हुआ, स्टूडेंट से। तो उन्होंने मेरी कुछ चीज़ें रावी में पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप कोई हमें सुनाएं। तो मैंने एक गज़ल सुनाई उसमें। अब उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को कहा कि भाई आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें, इसके बारे में बात करें। तो वहाँ मेरी एतजाज़ हसन से मुलाकात हुई। वो एतजाज़ हसन उठा और उसने बहुत लंबा उसके ऊपर एक गुफ्तगू की, बड़ी इम्प्रेसिव, अंग्रेज़ी में, क्योंकि अंग्रेज़ी की क्लास थी। और एक और हमारे दोस्त था नदीम, उसने भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। तो जब हम कैंटीन में बैठे थे तो एतजाज़ भी आ गया, नदीम भी आ गया, और लोग भी आ गए, और फिर हमारी उनसे दोस्तियाँ शुरू हो गई। तो भट्ट साहब जो थे वो बहुत आला बंदे थे। वो ऊपर हमारी क्लास होती थी, ऊपर वाली मंजिल में, तो साथ ही दरख्त होते थे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी, गवर्नमेंट कॉलेज में देखा होगा आपने, तो दरख्त थे ये वो। तो वो कीट्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें वो लबेल डैम सांस मर्सी, वो उसकी कीट्स की जो नज़्म है, तो वो जब वो बात करते थे फीवर एंड द फ्रेट, कि भाई इंसान की सफरिंग और ये वो, तो वो बिल्कुल यूँ हाथों में महसूस करते थे, मतलब वो कि यू कुड फील कि भाई वो जिस तरीके से फील कर रहे हैं इंसान जो वो सफ़र कर रहे हैं। और फिर जब वो ब्यूटी की बात करते हैं नेचर की, तो वो बाहर निकल जाते थे कि ये दरख्त और ये परिंदे और ये और वो, और फिर वो वापस आते थे कि भाई वो वापस आता है कीट्स अपनी रियलिटी में, और वो फीवर एंड फ्रेट उसमें आता है, तो वो वापस आ जाते थे। तो बड़ी अजीब मतलब कि उनकी कैफियत थी कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो बाहर चले गए हैं, फिर इधर आ गए हैं। फिर उनसे मेरी पर्सनल बातें शुरू हो गई, तो वो बहुत आला उनकी इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी, और बड़ी ओरिजिनल। चाहे वो शेक्सपियर है, चाहे वो पेंटर है, कोई चुगताई है, या कोई जो भी मतलब आर्ट जो भी है, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी डीप किस्म की इंसाइट होती थी, और हैरान कुन जिसे कहते हैं, जो क्लासों में नहीं होती। वैसे वो तो लोग क्लासे पढ़ के और वो किताबें पढ़ के उसकी एप्रिसिएशन करते हैं या इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी है, लेकिन उनकी बहुत ओरिजिनल होती थी अप्रोच। और मेरे साथ ये होता था कि मैं कुछ लिख के चले जाऊँ, शेक्सपियर लिख के चला जाऊँ, मैं इतने आला मैं चीज़ लिख के चला जाऊँ उनके पास,
वो मेरी ज़िंदगी तबाह कर देते थे। ये क्यों है, ये किस तरह क्यों है, ये क्या है, वो है, वो है, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन बाहर वो मेरी बड़ी तारीफ़ें करते थे कि भाई मुझे वो पक्का करने के लिए जो मेरी उनसे पर्सनल बातें होती थी उसमें वो बख्शते नहीं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते थे, बहुत ज़्यादा डीपली उसको कि भाई ये ठीक होना चाहिए चीज़। तो उससे फिर बड़ा मेरी मतलब एक किस्म की क्रिटिसिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते थे, उसको बर्दाश्त करने का भी मुझे हुआ और बहुत उन्होंने हेल्प की मुझे, मतलब मेरी मतलब ज़हनी एक नशो नुमा या जिससे जो भी कहते हैं उसमें वो बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है, बहुत आला अदब के बारे में ख़ास तौर पे। तौफीक साहब मेरे बहनोई थे और शायरी करते थे अंग्रेज़ी में, और उनके बारे में मैंने लिखा भी है। वो जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि जदीद शायरी और मॉडर्निज़म और ये सारा कुछ जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था लोगों के लिए बहुत फैसिनेटिंग, तो मैंने समझा कि अंग्रेज़ी में शायरी करते हैं तो मैं इनको अपनी क्या शायरी दिखाऊं। लेकिन जब मैंने बीए में, शायद था मैं बीए के आखिरी साल में, तो मैंने उनको कुछ नज़में दिखाई थी, तो वो बस यूं देख देख के उन्होंने सारी नज़में काट ली और 3-4 मिसरे रहने दिए। कहने ये कुछ ठीक है। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा जी मेरी नज़में तो फ़नून में छपती हैं, इधर छपती हैं। वो तो उन्होंने इसका क्या ताल्लुक़ है इससे। तो फिर उन्होंने मुझे सारा वो बताया कि क्यों उन्होंने काटी, वो लाइनें क्यों काटी, वो नज़म क्यों काटी। और मैं समझता हूँ कि ये जो अगर मैंने थोड़ा बहुत ये मॉडर्न पोइट्री या जो भी है ब्लैंक वर्स लिखी है तो वो उनकी मतलब गाइडेंस है, मेरे जहन में रहती है हमेशा, क्योंकि बहुत आला क्राफ्ट्समैन थे, बहुत ज़्यादा, और क्राफ्ट की अहमियत उन्होंने मुझे बताई कि कितनी ज़रूरी है। तो वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और सिर्फ शायरी नहीं, पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट के बारे में बहुत आला उनकी, और वो कोई फ़लसफ़ा, कोई वो नहीं पता, मतलब लेक्चर नहीं देते, वो तो बस छोटी सी बात सजेस्ट कर दी और आपकी आंखें खुल गई कि भाई ये इस तरह है चीज़। वो एक लाइन है उसकी, क्या नाम है, इलियट की, ए क्वेश्चन ऑन द प्लेट। अब ये कौन, हम तो यही उसका क्वेश्चन ऑन द प्लेट, वो बता रहे हैं कि ए क्वेश्चन ऑन द प्लेट, टन की जो आवाज़ है वो उसने सटली वहाँ रख दी है कि प्लेट पे जैसे कोई कॉइन गिरा, ए क्वेश्चन ऑन द प्लेट। या विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, तो उसमें जो वुमेन का आना जाना जैसे कोई रिवॉल्विंग डोर है और उसमें से वो आ जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो कि हमें नहीं बताई जाती या हमें पता नहीं है, मगर ये क्राफ्ट्समैनशिप है ना उसकी। और बहुत सी और चीज़ें हैं, वेस्टलैंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तो वो जो हमें ना किसी किताब में देखी हैं ना किसी उसमें देखी हैं। तो ये सारे लोग जो थे ये वो इल्म दे रहे थे जो कि मौजूद नहीं, मतलब एकेडमिकली, या मौजूद होगा लेकिन उसको समझा और तरीके से किया गया। सेंट्रल मॉडल स्कूल ये पहले जब मुझे उस ज़माने में होता दाखिला के लिए मसले होते थे, तो पहले दाखिला शुरू हो गया उसका एक मुस्लिम हाई स्कूल, मुस्लिम स्कूल था कोई, तो वो बहुत ही बेचारा सा स्कूल था, मुस्लिम मॉडल स्कूल। तो वहाँ ईंटों पे बैठते थे हम, तो हमारा एक मास्टर होता था वो उधर बैठता था, तो वो सुस्त बड़ा था, तो उसने एक बहुत बड़ा टांगा रखा हुआ था, यानी लंबी सोटी रखी। तो अगर पिछले लड़के को उसने मारना है तो कहता खड़ा हो, वो खड़ा होता था, तो वो वहाँ से वो उस टांगे से उसको वहाँ तक ले जाता था और मारता था। तो यानी कि उसने खुद नहीं उठना, उसने उसको उठाना है और ये करना। खैर,
लेकिन उस स्कूल से मैं जल्दी ही 3-4 दिन में गया उधर, तो मेरा सेंट्रल मॉडल में दाखिला हो गया, तो मैं सेंट्रल मॉडल चला गया। वहाँ हमारे 2 बड़े आला मास्टर थे। वैसे एक तो हमें सुबह वो अपना क्या होती है जो सुबह की असेंबली में वो ये करते थे कि पहले हमारे एक होते थे अब्दुल हमीद सरूश साहब, वो शायर भी थे और आलिम थे, मतलब दीनी आलिम थे। तो वो हमें कुरान की एक आयत की तफसीर बताते थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत आसान लफ्ज़ों में। तो वो थे अब्दुल हमीद सरूश साहब। फिर हमारे एक मास्टर होते थे अलवी साहब, तो वो पान खाते थे, तो वो हर वक्त कहते थे क्वाइट, मतलब कि बिल्कुल इस तरह ये वो। तो जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो बाकायदा थप्पड़ वप्पड़ मारते थे और ठुड्डे शुड्डे ये वो। तो जब मैं उनसे कोई शरारत करता था तो उनको पता था कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो असर साहब भाई हैं, तो वो ठुड्डा मारते थे तो रिदम में मारते थे। बादब बाप का बेअदब बेटा, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। तो वो पूरी म्यूजिक के साथ, बादब बाप का बेअदब बेटा, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। फिर वो एक मास्टर हमारे उस्ताद थे उसके मैथमेटिक्स के, उनका कद बहुत छोटा था, तो वो लंबी एक तुर्की टोपी पहनते थे। तो उन्हें चपत मारने का शौक़ था कि वो ठोड़ी को पे हाथ रखते थे, इससे ठोड़ी इस तरह करके, उसके बाद वो टड़क टड़क टड़क। अब हमारी क्लास में एक बड़ा लंबा लड़का आ गया तो उसने कुछ शरारत की या उसको पनिश करना था, तो वो लंबा लड़का था, वो बेचारे अल्लामा साहब छोटा कद, तो वो कहे नीचे करो सर नीचे करो। तो वो सर उसने नीचे किया, उन्होंने थोड़ी पकड़ी, तो जब वो मारने लगे तो ऊपर हो गया वो लंबा लड़का था। तो वो बेचारे अल्लामा साहब की चपत जो थी वो ज़ाया गई। तो क्लास ज़रा थोड़ा सा हंसने लगी। अब अल्लामा साहब को बहुत गुस्सा है। फिर उन्होंने कहा कि नीचे करो, फिर पकड़ा, फिर मारा, फिर वो ऊपर चला गया। वो फिर एक थप्पड़ ज़ाया हो गया। जब तीसरी दफ़ा जब उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, तो उस बेचारे लड़के ने ना खुद ही अपनी ठोड़ी नीचे कर दी कि जी मुझे मार लें। तो फिर अल्लामा साहब ने नहीं मारा उसको कि भाई। तो वो थे बड़े मज़े के। फिर हमारे थे कौसर साहब, वो हमें डिबेट्स के लिए तैयार करते थे। बड़े सख्त तलफ़ुज़ के बारे में, तौबा तौबा। तो वो हमारा तलफ़ुज़ ठीक करना उन्होंने, और डिलीवरी और ये वो सब। तो इस तरह वो बड़े मेहनत बहुत करते थे, मेहनत। और अंग्रेज़ी के भी उस्ताद बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छी, यानी अंग्रेज़ी बोलता कोई नहीं था उस स्कूल में, लेकिन ग्रामर और ये, तो वो बड़े मेहनती उस्ताद थे सारे। सियालकोट में जो पूरन नगर में हमारा घर था, जहाँ मतलब हम रहते थे, वो बहुत ही खूबसूरत था। और उसमें वो हिंदुओं का घर था और बहुत खूबसूरत बाग थे उसमें, और बेलें और ब्यूटीफुल, इट वाज बहुत आला। तो वहाँ से हम एक समनाबाद में जब आए हैं, तो वो आम सा घर था, यानी उसमें कोई वो ब्यूटी उस तरह की तो नहीं थी, और ना ही उसमें कोई बड़ा बाग था। बस वो जिस तरह एक नॉर्मल घर होता है वो। और यहाँ मतलब एक अर्बन होता है ना, बाहर यूँ सड़क है, मतलब जो ही निकलो सड़क है, सामने दुकानें हैं, कोई साइकिल पंक्चर की दुकान है, कोई कुछ है, फिर मस्जिद है। तो वहाँ तो मैदान और ये और खेत हमारे बाहर सियालकोट में। तो ये एक और एक्सपीरियंस था, बट बस मतलब कि एक डिफरेंट होता है ज़रा, लेकिन साथ एक गोल चक्कर था, और गोल चक्कर के अंदर काफ़ी बच्चे खेलते थे और ये वो। फिर हमारी एक वो स्कूल था बिल्कुल साथ ही मेरे, ये जो जूनियर मॉडल स्कूल,
उसकी में एक उसके सामने एक डूंगी ग्राउंड ऐसे कहते थे, वो बहुत बड़ी एक ग्राउंड थी, उसमें भी लोग खेलते भी रहते थे, क्रिकेट भी हो रही है, ये भी हो रहा है, गुल्ली डंडा भी हो रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग ये था जो खुली मतलब फिजा जिसे कहते हैं। बाकी फिर लाहौर में जो गवर्नमेंट कॉलेज की तो क्या बात थी, फैसिनेशन थी, बहुत खूबसूरत, रोमांटिक, बहुत लॉजिया ख़ास तौर पे बहुत ही आला। और फिर मार रोड, वो तो बहुत ही खूबसूरत, वो शाम को सब ने निकलना बाहर, बहुत बन ठन के और ये वो। तो वो लाहौर की तो बहुत ज़्यादा यादें हैं, लेकिन मेरे में कोई इतना वो नॉस्टैल्जिया नहीं उस तरह का नहीं है। मतलब आई एन्जॉय इट एज ए परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि जो आपका पास्ट होता है उसमें चेंजेस तो होते ही नहीं हैं, वो परफेक्ट होता है, मतलब एज इट इज़। आप एंटर दरवाज़ा खोलें जाएं तो चीज़ें वैसी की वैसी रखी होती हैं, तो वो अपना मैं मज़ा लेता हूँ उससे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हो भाई क्या हो गया, क्या ज़िंदगी थी, क्या वो था, मतलब मुझे कोई उस तरह का अफसोस नहीं होता। मतलब एक अफसोस नहीं, एक ऐसी खूबसूरत सी मतलब होती है उसकी याद जो भी है, वो नॉस्टैल्जिक वो नहीं होता कि मैं बहुत ही रिग्रेसिव और वहीं बैठ जाऊँ मैं, वो नहीं। हम लोग पार्टीशन के बाद आए ना उधर फ्रॉम श्रीनगर, और जम्मू श्रीनगर से हम इधर आए सियालकोट। उस ज़माने में जम्मू कश्मीर, सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, ये यूं और लाहौर ये ऐसे ही इकट्ठे थे। तो हमारे बहुत से रिश्तेदार यहाँ भी रहते थे, वज़ीराबाद में रहते थे, गुजरांवाले में रहते थे, सियालकोट में रहते थे, और श्रीनगर जम्मू में भी रहते थे। तो वो जब माइग्रेशन हुई है तो पाकिस्तान बना है, तो वो हम सियालकोट आ गए हैं, और उसके बाद लाहौर आ गए हैं। तो इस तरह हुआ है, कोई मुझे वो नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। मुझे तो अच्छा लगता है कोई नई जगह है भाई, लेकिन जाहिर है वो जो हिंदुओं का घर था वो बड़ा मिस्टीरियस घर था, क्योंकि वो बचपन में आपको पता नहीं कि पार्टीशन क्या है, हिंदू कौन होता है, हमें तो नहीं पता। तो वो उनकी बहुत सी चीज़ें वहाँ रह गई हुई थी, कोई पीतल की गड़वियाँ, कोई सागवानी मेज़, किताबें जिसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं और अजीब अजीब शक्लें हैं, और मतलब जिस तरह गॉड्स की। और एक किताब थी मैंने देखी, मुझे अभी तक याद है, वो नील सब्ज़ स्याही से किसने लिखी हुई थी, कमला के लिए, फ्रॉम सुधीर। तो वो किसी ने किताब दी हुई थी इस लड़की को, तो वो भी थी, अंग्रेज़ी में किताब थी। तो वो मैं बड़ा इंट्रीग होता था कि ये कौन, क्या ये है वो है। तो फिर हमारी माँ ने बताया कि भाई इस तरह एक पार्टीशन, फिर हिंदू फिर मुस्लिम, पता नहीं क्या। तो वो बड़ा एक अजीब कैफियत होती थी। तो रात को कोई मिडनाइट वो एक झांझरों की आवाज़ थी, जैसे कोई पागल औरत ना भाग रही है हमारे बाग में एक गेट से दूसरे गेट तक। तो समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, कि ये झांझरें बजती हैं इस तरह जैसे कोई भाग रही है और उसकी मतलब वो पाजेबें बज रही हैं। तो वो फिर ये था कि ये हॉन्टेड हाउस है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी अमेरिका में मैं जहाँ मैं रहता हूँ विलियम्सबर्ग में, वहाँ एक गोस्ट टाउन है। अब ये जो सारा टाउन बना हुआ है ये नेटिव इंडियंस जो असली उसके बाशिंदे थे उनकी कब्रों में बना हुआ है, मतलब उनकी पोजेशंस हैं, उनके घरों पे बने हुए हैं बिल्डिंग्स। तो वो गोस्ट टाउन में वो जो नेटिव इंडियंस हैं उनकी रूहें आती हैं रात को, और वो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के कि वो कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो उन गोस्ट को। तो इसी तरह ये भी था कि हिंदुओं के घर में हिंदुओं की स्पिरिट्स आती हैं, मतलब उस औरत की स्पिरिट आ रही है जो वहाँ रहती होगी शायद, मतलब ये। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी उसमें।
अभी तक मुझे याद है वो उसकी साउंड जो है, भाग रही है भाग रही है भाग रही है। फिर जिन वाले निकलवाने वालों को, आमिलों को बुलाया गया और पता नहीं क्या किया। फिर ये भी था कि भाई कोई बंदा ये चाह रहा है कि हम इस घर से निकल जाएं ताकि वो कब्ज़ा कर लें। हर किस्म की वो थी, मतलब अफवाहें या जो भी होता है, जो हमें समझ तो नहीं आती थी, बच्चे थे हम, लेकिन सुनते रहते थे कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं। तो ये बातें हैं। भाई उर्दू पढ़ना तो आसान था हमारे लिए, क्योंकि हमारे घर में बड़े रसाले आते थे, हुमायूं, अदबी दुनिया, अलहमरा, पता नहीं क्या क्या, कंदील, और अखबार भी आते थे, और किताबें भी थी मेरे वालिद साहब की लाइब्रेरी में बहुत सी। तो वो हम पढ़ते रहता था, मैं पढ़ता रहता था बहुत। और फिर मैं इतना पढ़ना जब मैं शुरू की, मतलब ज़्यादा पढ़ा, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। वो मेरा एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था। वो ये एक्सपीरियंस था कि मुझे, जिसे कहते हैं देजा वू, वैसी कैफियत मेरे पे तारी होती थी। मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि भाई तुमने क्या कहना है अभी। मुझे एग्जैक्टली पता था कि भाई मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो फ़लाँ बंदा यहाँ से आ रहा होगा। हर चीज़ जो थी मुझे पहले से पता थी, तो उससे मुझे बड़ा खौफ आता था, बहुत ज़्यादा, क्यों अभी ये कहने वाला है। ये नहीं कि कोई बड़ी बात करने वाला है, लेकिन मैं मतलब अब ये कहने वाला है, इसका मुझे पहले से पता है, तो उससे मुझे खौफ आता था। फिर ये था कि एवरीथिंग, हर चीज़ जो थी वो पास्ट में थी, कि प्रेजेंट है लेकिन वो पास्ट में। कि मैं कह रहा हूँ कि भाई एक ज़माने में मैं इस घर में रहता था, हालांकि मैं इस वक्त रह रहा हूँ, तो इसके दरवाजे इस तरह होते थे, उधर एक पेंटिंग लगी होती थी, उसमें ये था, ये है, वो बर्तन थे, ऐसे बर्तनों में हम खाया खाते थे। अच्छा, मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कहूँगा भाई लोग इस तरह, सड़कें होती थी इस तरह की, जैसे आप जाते हैं किसी खंडरात में और कहते हैं कि जी लोग इस तरह रहते थे, तो मैं प्रेजेंट में उस बाजी में रहता था। तो बहुत मेरे हालात ख़राब थे, बहुत, यानी कि मरने वाली बात हो चुकी थी। तो मेरे वालिद के एक दोस्त थे, कदीर, बहुत बड़े सर्जन थे, डॉक्टर कदीर। तो बड़ा लंबा चौड़ा ह्यूज बंदा था, रियाज कदीर। तो उन्होंने, मैं बच्चा सा हूँ, मैट्रिक शैट्रिक में पढ़ा, तो उन्होंने मुझे चेक किया। चेक करने के बाद मुझे उन्होंने एक मुक्का मारा था, कहने तेनू तो कुछ नहीं। वो जब उन्होंने मुक्का मारा तो मुझे लगा मैं तो हूँ भाई, इधर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, पहले तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जगह बदलें और इसको कहीं ले जाएं, किसी आला मकाम पे जहाँ ये मतलब। तो फिर मुझे मरी भेजा गया अपने कज़न के साथ। हमारे वो मामू की एक बड़ी आला वो वहाँ थी, कोठी टाइप चीज़। तो ये सारे बच्चे सुबह जो ना भाग जाते थे इधर उधर फिरने पुराने, और हर जगह हर चीज़ मौजूद थी उस घर में, पेंटिंग के सामान रखा हुआ है, वो जी रिकॉर्ड प्लेयर रखा हुआ। लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, बस बैठा रहता था और बाहर देखता रहता था, और वही मुझे देजू होता रहता। तो बस वो एक दिन बड़ा खूबसूरत मौसम था, और एक यंग लड़का लड़की वो इस तरह पहाड़ी से ना वो यूँ नीचे उतर रहे थे। तो वो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी। तो मैंने कहा मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि भाई ये ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत है, तो मैं बहुत सुसाइडल हूँ। उसके बाद मेरा दिमाग बदलना शुरू हुआ। फिर मैंने दुनिया भर का फैशन, तो फिर फिल्में, शराबें, सिगरेट, ये वो सब शुरू हो गया। और फिर वो चलता रहा कोई BA तक। BA के बाद फिर वो टाई शाई उतार दी, वो बहुत ही और तरह की दुनिया हो गई। सोशलिज्म पढ़ ली, मार्क्सिज्म शुरू हो गया, तो वो फिर एक और दुनिया।
फिर उसके अंदर गए जब तो देखा ये भी बकवास है, इधर अजीब मैकेनिकल किस्म के मार्क्सिस्ट, वो भी मौलवी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मिडिल क्लास की ड्रीम्स हैं, वो क्राइम करना चाह रहे हैं, अपर क्लास में जाना चाह रहे हैं। इस तरह की सारी वो जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी रहा, उनको देखा, लीडरों से भी गपशप। तो बस फिर वो अपना जनरल से आ गया तो बात ही समझ आ गई कि भाई ये तो सब भाग गए हैं, लीडर शीडर सब भाग गए थे। तो वो मुखलिस कारकुन बेचारे जो रह गए, उनको कोड़े शोड़े पड़े, जेले शेले हो गए। हमारे दोस्त भी बहुत से मारे गए उनमें। अपना जफ़र याब मारा गया, उधर वो शादाब, उसको किले में ले गए, बहुत से लोगों को किले में ले गए। तो वो क्या नाम था उसका, उमर, जमील उमर, वो पैम्फलेट केस में उसको पकड़ लिया और उसको फिर मारा गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि समझ में आई कि क्या उस ज़माने में जब मुझे सस्पेंड किया गया वो 1.5 साल, उस ज़माने में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। और वो मैंने इस तरह बात हुई मेरे साथ कि मैं पहले, मेरा जो दिमाग था या थिंकिंग थी शायरी वायरी के बारे में, वो ये थी कि भाई आप जो रोज़ाना एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी जो वोकैबुलरी है वो वहाँ से आनी चाहिए। मतलब वो रवायत शवायत से नहीं आनी चाहिए, वो जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह लोग बोलते हैं, जिस तरह हम हैं नाउ, वहाँ से ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मतलब वो पास्ट वास्ट को, हेरिटेज को मेरे कोई लिफ्ट नहीं थी। तो मेरे पास कोई काम नहीं होता था, मैं घर में बैठा रहता था। तो मैं घर में ना एक आम का दरख्त था सहन में, उसमें मैंने देखा कि वो लाइट जब पड़ती है डिफरेंट टाइम पे तो वो उसकी रंगत बदलनी शुरू हो जाती है। मॉर्निंग कैसे होती है, शाम के, अभी ये पहले मैंने कभी देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। तो आम के दरख्त में बूर उतरना शुरू हो गया। तो वो बड़ी एक अजीब कैफियत थी उससे। वो पूरी एक, सामने एक लड़की रहती थी, वो करती थी आ, और 1000 बर्ड्स विल कम, वो आ जाते थे परिंदे। तो अजीब मैजिक था। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि भाई मैंने तो ये कितनी किताबें पढ़ी हैं जो यहाँ, मतलब जो जहाँ किताब लिखी गई है वो मैंने पढ़ी नहीं है। तो भाई यहाँ कौन सी किताब लिखी गई है? पूरी ऋग्वेदास और वेदास लिखी गई। फिर मैंने ऋग्वेदा पढ़नी शुरू की। ऋग्वेदा जब पढ़नी शुरू तो बड़ा मुझे खूबसूरत कि भाई वो जो अग्नि और उषा और ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे मौसमों के और दिन रात के, वो उसमें नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वहाँ से मैंने फिर वो कहा भाई सेकंड बुक हो जी रामायण, और फिर वो जो भी है गीता और ये सब कुछ वो पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से कहा भाई ये तो उस पेंटिंग से रिलेटेड है। फिर वो पूरी राजधानी और राजस्थानी और पहाड़ी और ये सारी पेंटिंग्स और मिनिएचर्स, इनको देखना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से पता चला कि भाई तो मौसीकी से भी इसका ताल्लुक़ है। फिर वो मौसीकी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा। ये उससे पता चला भाई एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिर वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी। तो उसी ज़माने में मैंने वो काफ़ियाँ लिखी थी जो नीली के सौरंग, उसमें मैंने मतलब वो जो हमारा सारा है ना पुरान और तहज़ीब और ये पंजाब की और सिंध की, उसमें तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस थे बड़े और तरह के। तो वहाँ काफ़ी मैंने पढ़ा। पीटीवी की लाइब्रेरी भी तो आपने खंगाली, और ड्रामे जो आपने पढ़े, हाँ वो मैंने उस वक्त किए थे जब मुझे इन्होंने बनाया था स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर। तो मुझे ड्रामे के बारे में यही था कि शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे, और तो कोई मैंने ड्रामा नहीं पढ़ा हुआ था। फिर मैंने वो जो लाइब्रेरी थी उसमें से जितने भी ड्रामे थे वो मैंने पढ़ दिए थे। बैकर्ट भी, तो पता नहीं इब्सन, तो जो भी हैं उस ज़माने के। और वो तो ज़ाहिर है मॉडर्न ज़्यादा थे, मतलब स्टेनबर्ग का ड्रामा और उसका ड्रामा वो बहुत मज़े के थे।
और ये जो थे आगा हशर वगैरह, ये भी मतलब एक अपने तरीके की बात थी। तो वो मुझे इन्फ्लुएंस उन्होंने किया शुरू में, यही पिंटर और अपना नेस्को और क्या नाम है उसका, बेकेट और ब्रेख्त, इन लोगों ने। वो भी एक लतीफ़ा है कि जब मुझे सस्पेंड किया गया तो मुझे ट्रांसफ़र हुई 1.5 साल के बाद पिंडी स्टेशन में। तो पिंडी स्टेशन में सिर्फ न्यूज़ होती थी या करंट अफेयर्स होते थे, तो वहाँ कोई ड्रामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, हम बोर होते रहते थे, कोई काम नहीं। तो एक दिन मैंने देखा कि एक टूटा सा पुराना टाइपराइटर पड़ा हुआ है मेरे कमरे में। तो मैंने कहा चलो टाइपिंग सीखते हैं। मैंने एक किताब खरीदी, हाउ टू टाइप, और मैंने टाइपिंग सीखनी शुरू कर दी। वो मैं बोर हो गया 3-4 दिन के, भाई ये क्या था, कोई ब्राउन फॉक्स पता नहीं क्या था, जंप्ड ओवर द लेज। तो मैंने फिक्टिशियस जो है ना ऑफिस ऑर्डर्स लिखने शुरू कर दिए कि भाई प्रोड्यूसर्स को, अब उन्हें पता नहीं कौन लिख रहा है ऑफिस ऑर्डर्स। तो वो अंग्रेज़ी में ऑफिस ऑर्डर्स जाते थे, नहायत फोहश और नहायत यानी मजाक से भरे हुए। तो वो बेचारे खोलते थे, भाई ये क्या हुआ है। खैर एनीवे, तो वो टाइपिंग्स करते 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 वो उसमें एक चैप्टर सा निकल आया। तो वो फिर मेरे दोस्त थे शहरयार राशिद, वो नोमी राशिद का जो बेटा, वो अंग्रेज़ी में लिखता था, और एक डॉक्टर आलमगीर हाशमी था हमारे कॉलेज का, वो भी अंग्रेज़ी का शायर था और राइटर था। तो उनको मैंने बुलाया और मैंने वो चैप्टर उनको पढ़ के सुनाया। तो उन्होंने कहा भाई बहुत आला है, ये बहुत ठीक है। तो मैंने 2-3 और चैप्टर लिख दिए। उसके बाद भूल भाल गए, बिल्कुल मजाक से लिखा था जो भी। वो तो फिर बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, कंप्यूटर आ गया, तो फिर ज़रा आसानी हो गई। तो वो क्या ना, कुछ लोग लेटर्स टू द एडिटर लिख लिख के तो वो बन जाते हैं राइटर्स। तो मैं टाइप करते करते अंग्रेज़ी में, तो मैंने अंग्रेज़ी में नावल लिख दिया। और मैंने वो बेसाख्तगी में लिखा हुआ है, मैंने वो उसको कोई सोच समझ के, उस तरह होता है ना कि भाई कौन सी नस्ल लिखी जाए, कैसी लिखी जाए, वो मैं क्लियर, मैं अपने ये जो टेक्निक्स वगैरह हैं इनके बारे में बहुत क्लियर, हाँ मुझे पता है हर चीज़ का। मतलब कि भाई क्लियर प्रोज क्या है, तो फलानी प्रोज क्या है, तो जी यानी की क्या प्रोज है, तो सार्थ की क्या प्रोज है, तो डिकन्स की क्या प्रोज है। वो शायरी में या इसमें वो मुझे पहले ही सही पता है। वो इसलिए कि क्राफ्ट जो है वो तो नोन है, मतलब आप जान सकते हैं, मगर उसको विजन के साथ उसको कैसे बदलना है या कैसे उसका बनाना है, वो तो नहीं ना। वो तो आपका अपना इंडिविजुअलिटी है, ओरिजिनलिटी है कि भाई आप उसको टच कैसे कर रहे हैं। ये जो था एडिटर जो जिसने ये मेरी नावल ठीक करा, अब वो पुराने ज़माने के कोई था एडिटर, तो वो मुझसे झगड़ता था, मेरा जो एक्सप्रेशन था वो ज़रा और था। तो उसको मैंने समझाया कि देखो ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, डोंट बी सिली। वो 1 साल तक मेरे से लड़ता रहा, फिर जाके कहीं वो माना। तो बड़े मसले होते हैं। बाकी मेरा कोई क्लेम श्लेम कोई नहीं है कि भाई मैंने बड़ी नस्ल लिख ली है तो बड़ा मैंने कर लिया, मेरा कोई ज़ीरो क्लेम। वो तो है कि अगर आपको थोड़ा उसका तासुर पैदा हुआ है तो इट्स ब्यूटीफुल, बस यही होता है। बाकी ये तो नहीं कि भाई आप ओवरनाइट कोई जेम्स जॉयस बन गए या ग्रेट नॉवलिस्ट।